जुडिशरी के बारे में सबकी अपनी एक ओपिनियन है। ये गलतफहमी कहाँ से आती है? डिले इन ट्रायल, न्याय लोगों को ये लगता है कि खरीदा जा सकता है, लोगों को तारीख ही मिलती है और कोई काम नहीं होता है। तो ये तो मिसकंसेप्शंस हैं। बॉलीवुड भी कहता है कि तारीख पे तारीख माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। तारीख पे तारीख मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण रहता है कि नंबर ऑफ केसेस और जजेस की संख्या और स्टाफ की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का कम होना। इस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो क्या प्लेसमेंट्स की कमी है? प्लेसमेंट की वैकेंसीज तो कम निकलती हैं। जिस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट चाहिए जजेस की, उसकी तुलना में ज़्यादा नहीं है, लेकिन तो भी कम निकल रही है। 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस इस टाइम पेंडिंग हैं। जी, केस फाइल करने पर किसी को रोक है नहीं। सारे केसेस जेन्युइन नहीं होते, कुछ ऐसे भी रजिस्टर्ड होते हैं। हाँ, चेक होते हैं, उस पर चेक होकर इसको फिर हम लोग जो है डिस्मिस भी करते हैं। सर, आपके करियर में आपने जब शुरुआत की तो आपका इंस्पिरेशन क्या था? आपने जुडिशरी ही क्यों चुनी? क्योंकि मैं सीनियर तो मजिस्ट्रेट हो गए थे, तो हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर वो भी उनको मिलॉट कहा जा रहा है, जो वकील साहब वो भी हजूर हजूर कह रहे हैं, और हमको लगा कि यही एक पेशा ऐसा है जहाँ पर न्याय देख के लोगों को आत्मसंतुष्टि देते हैं। और इसलिए जो है कि मैंने भी जो जुडिशरी माना जो है श्रेयस्कर समझा। हाय एवरीवन, दिस इज़ सोनाली एंड वेलकम टू ऑन द टेबल। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और ये कन्वर्सेशन बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। मैं स्वागत करती हूँ रिटायर्ड जज मिस्टर शैलेंद्र सिंह का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सोनाली जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे हैं आप? एकदम ठीक ठाक हैं, अच्छे। सर, जुडिशरी के बारे में जो सबका अपना एक परसेप्शन है, सबकी अपनी एक ओपिनियन है, ये गलतफहमी कहाँ से आती है? देखिए, यहाँ तक जो पूरे सर्विस टेन्योर के बाद जो है जुडिशल सर्विसेज से जब रिटायर किया और अभी मैं ह्यूमन राइट कमीशन में हूँ, तो मिसकंसेप्शंस 2-3 चीज़ों पर है। एक, डिले इन ट्रायल, कि न्याय देर से मिलता है और न्याय लोगों को ये लगता है कि खरीदा जा सकता है। तो कभी कभी ये भी लोगों से सुना जाता है कि अरे, न्याय को कभी भी खरीदा जा सकता है, जजेस को खरीदा जा सकता है। और कई केस जैसे होते हैं जो 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल ट्रायल में चलते हैं, और जो डिसीजंस होते हैं तो वो जब हाईलाइट हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि खाली जो कोर्ट में लोगों को तारीख ही मिलती है और कोई काम नहीं होता है। तो ये तो मिसकंसेप्शंस हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर। जैसे हमें काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, जैसे बॉलीवुड भी कहता है कि तारीख पे तारीख माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। जी, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखो, इसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। तारीख पे तारीख मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण रहता है कि नंबर ऑफ केसेस और जजेस की संख्या और स्टाफ की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का कम होना। कई जिलों में ऐसे हैं कि एक जजेज और एक जुडिशल ऑफिसर्स के कोर्ट में 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार केसेस पेंडिंग हैं। और अगर जो है पर डे वो 100 केसेस की भी हेयरिंग करें तो आप ये अंदाज लगा लीजिए कि 5,000 केसेस में जो है महीने के 20 वर्किंग डेज को अगर लिख लिया जाए तो डिवाइड करिए कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की डेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जुडिशल ऑफिसर्स भी जो आवर्स में काम करते हैं, 11 से 4:30 बजे तक उनको कोर्ट ऑर्डर करना है। 11 से 4 के बीच में जो भी कोर्ट ऑर्डर करना है उसी में उनको जो है सारे जो कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स को भी देखनी है। तो 150-200 फाइलें भी लिखने के बाद भी जो समय कम पड़ जाता है, फाइलें ज़्यादा हो जाती हैं।
सर तो डिले के पीछे सबसे बड़ा पर्पस है। आपके अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बस यही है कि आप जो है ऑफिसर्स को बढ़ा दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से आप दे दीजिए, नंबर ऑफ केसेस जो अपने आप जो कम होने लगेंगे। मतलब आपके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ कम है लोगों के पास, इस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो क्या प्लेसमेंट्स की कमी है? प्लेसमेंट का वैकेंसीज तो कम निकलती हैं, जिस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट चाहिए जजेस की उसकी तुलना में ज़्यादा नहीं है, लेकिन तो भी कम निकल रही हैं। मतलब कि 300, 400, 600 वैकेंसी से नहीं काम चलने वाला। यहाँ पर देश में करोड़ों केसेस जो है पेंडिंग हों। हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग आई थिंक 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस इस टाइम पेंडिंग हैं जी। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है आई थिंक। केस देखिए, केस फाइल करने पर तो किसी को रोक है नहीं। कोई भी आदमी चाहे पुलिस में भी केस फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में भी कंप्लेंट फाइल करते हैं। तो और इसके अलावा जो है सिविल नेचर के भी केसेस होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स के भी केसेस होते हैं, कई तरह के केसेस होते हैं जो फाइलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर तो अभी यही कोशिश रहती है कि जितनी फाइलिंग हो उतना ही डिस्पोजल हो जाए, तो वो भी एक अचीवमेंट हम लोग मानते हैं। तो जहाँ जितनी फाइलिंग हुई है और जितना जो है उतना डिस्पोजल अगर जुडिशियल ऑफिसर्स ने कर दिया, वो अगर अचीवमेंट हो गया, तो पेंडिंग तो अपने आप अपने जगह पर पड़ा हुआ वो। सारे केसेस जेन्युइन नहीं होते, कुछ ऐसे भी रजिस्टर्ड होते हैं। हाँ, चेक होते हैं, उस पर चेक होकर इसको फिर हम लोग जो है डिसमिस भी करते हैं। सर आपके करियर में आपने जब शुरुआत की तो आपका इंस्पिरेशन क्या था? आपने जुडिशरी ही क्यों चुनी? जुडिशरी चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि एक बार हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे, तो एक हमारे सीनियर तो मजिस्ट्रेट हो गए थे, उन सब मजिस्ट्रेट थे, तो उनकी कोर्ट में ऐसे ही उन्होंने कहा कि लंच आवर में आना। तो लंच आवर में जब मैं गया तो इजलास पर बैठ के काम कर रहे थे, तो हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर वो भी उनको मिलॉट कहा जा रहा है, जो वकील साहब है वो भी हजूर हजूर कह रहे हैं। और हमको लगा कि यही एक पेशा ऐसा है जहाँ पर आप न्याय दे के लोगों को आत्मसंतुष्टि देते हैं और लोगों के जो है अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसलिए जो है कि मैंने भी जो जुडिशरी माना जो है श्रेयस्कर समझा। सर आपकी लाइफ का ऐसा कोई इंसिडेंट्स जो आपको याद हो और आपने सोचा हो कि ये बहुत इंस्पायरिंग है और अभी तक आपके डिसीजंस में वो इंस्पायर करता हो आपको? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो होती है कि डिसीजंस या किसी भी चीज़ में एक न्यूट्रल होना, अनबायस्ड होना। और न्यूट्रल होना, अनबायस्ड होना और पंक्चुअल होना, ये हमने जो है अपने क्लास टीचर से सीखा था। हमारे जब हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जब हम पढ़ते थे तो मेरे क्लास टीचर थे श्री राम अवतार गुप्ता साहब। उनको हमने देखा कि उनके लिए सारे छात्र बराबर हुआ करते थे, समय पर आते थे, समय पर पढ़ाना और पढ़ा के समय पर चला जाना। तो वो हमारे लिए पूरी लाइफ के सबसे बड़े इंस्पिरेशन का हम किसी को मानेंगे तो हमारे क्वींस कॉलेज को जो हमारे क्लास टीचर रहे हैं श्री राम अवतार गुप्ता साहब, मैं उनको मानता हूँ। सर आप इतने प्रेशर आपको रहता है, इतने प्रेशर के बीच में, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में आप डिसीज़न कैसे लेते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? देखिए, प्रेशर हम लोगों को पर रहता है फाइल को डिसीजन देने में, और वो प्रेशर ये रहता है कि कहीं हमसे अनजस्टिस ना हो जाए। इसके अलावा और कोई प्रेशर हम लोगों पर नहीं रहता है। तो उसके पीछे फिर जो है ये भी सही बात है कि जिसमें हम लोग जो है फिर खास करके कंटेस्टेड केसेस जो भी रहते हैं, चाहे तो जब उनके डिसीजंस देने के लिए जब जजमेंट लिखते हैं या जो पढ़ते हैं तो उस समय जो प्रेशर रहता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से एनालिसिस हमने ठीक से किया ना है, मैंने विटनेसेस की जो स्क्रूटनी ठीक से न की और हमसे गलत जजमेंट हो जाए, तो इसका प्रेशर रहता है। लेकिन जब जजमेंट हो जाता है तो उसमें प्रेशर अपना जो रिलीज हो जाता है। ऐसा कभी लगा है आपको कि आपने डिसीजन मेकिंग में कुछ आपको डाउट हो गया हो या फिर आपको ऐसा लगा हो कि कुछ गलत निर्णय हो गया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि कभी हम ये सोच के हम लोग देते नहीं कि हम गलत जजमेंट दे रहे हैं। हम लोग तो यही सोच के जजमेंट देते हैं कि जजमेंट हमारा जो है फिर अनबायस्ड है, एक्यूरेट है। तो अगर उससे कोई जो है फिर अनसेटिस्फाइड नहीं रहता, अनसेटिस्फाइड होता है, तो इसीलिए वो लोग जो अपील में चले जाते हैं हम लोग जजमेंट के खिलाफ अगेंस्ट, तो रिवर्ट होकर भी चला आता है जजमेंट। हम लोग टूटते भी हैं, कन्फर्म भी होते हैं।
आपका व्यक्तिगत जो परसेप्शन रहता है, कभी-कभी क्या ऐसा होता है कोर्ट रूम में कि सबूत कुछ और कह रहे हैं और कानूनी जो कार्रवाई है वो कुछ और कह रही है, लेकिन आपका परसेप्शन कुछ और है? हाँ, होता ये है कि इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस खास करके जो है कि केसेस में जो भी आते हैं, वो आते हैं, कभी ऐसा होगा कि क्रिमिनल केसेस हो गया है, हीनियस क्राइम हो गए, पुलिस ने बहुत मेहनत किया, चार्जशीट सबमिट किया, एक्यूज बनाया, और जो विटनेसेस जो है, जो पुलिस के सामने जिसने जो है स्टेटमेंट दिया था कि मेरे सामने ये अक्रेंस हुआ, ये घटनाएं हुई, और जब ट्रायल में आते हैं तो वो मुकर जाते हैं। तो इसमें कई कारण होते हैं मुकरने को उनके, अपना जो फिर अदरवाइज जो प्रेशर भी होता है, अदरवाइज जो कुछ कंसिडरेशंस भी हो जाते हैं। दैट मीन्स आपको पता चल जाता है कि अंदाज तो लग ही जाता है, अंदाज फिर लग भी जाता है। कुछ नहीं किया जा सकता। कैसे करें? गवाहों को तो मना नहीं कर सकते हैं कि आप ये गवाही मत दो। बस हम लोग तो, क्योंकि जो भी विटनेसेस जो भी गवाही देते हैं अनुरोध देते हैं, तो अनुरोध देते हैं तो आप और उसमें भी जो आपके प्रोसिक्यूशन साइड और डिफेंस साइड दोनों रहते हैं। तो प्रोसिक्यूशन साइड और डिफेंस साइड दोनों रहते हैं, तो हम जो किसी को प्रेशराइज कर नहीं सकते ना कि आप ये बोलो या वो मत बोलो। तो विटनेसेस तो फ्री है अपने जो फिर विटनेस को देने के लिए। अच्छा, वो उसमें भी एलिगेशन लगा देता है कि पुलिस ने हमसे जबरदस्ती लिखवा लिया, या हमने कुछ नहीं बोला, पुलिस ने अपने मन से लिख दिया है। धमकी देकर भी लिखवाया जा सकता है। नहीं, ऐसा कोई, लेकिन जो चार्जेस हम लोग के पास कोई कंप्लेन नहीं आती है जब आपकी धमकी दे के हमसे वो किया गया। आपको किसी ने थ्रेटन किया है? आपको किसी ने कभी धमकी दी है? नहीं, हमको नहीं दी है धमकी कभी किसी ने। हाई प्रोफाइल केसेस में भी ऐसा नहीं नहीं, हुआ? किसी भी केसेस में ऐसा नहीं हुआ। आपने जैसे हीनियस केसेस की बात की, तो आपने ऐसा क्या केसेस, कौन-कौन से ऐसे केसेस हैं आपकी करियर ड्यूरेशन में जो आपको लगता है कि दिस वाज इनसेन, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ? देखिए, इस तरह के बहुत से केसेस हुए हैं हम लोग के सामने, और वो क्योंकि हमारा जो है 30 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस हमारे जुडिशल सर्विसेज में भी रहा है, और 6 ईयर का हमारा एक्सपीरियंस जो है हमारे कमीशन भी रहा है, तो कई केसेस जो क्रिमिनल केसेस से जो है काफ़ी वास्ता पड़ा से अलॉन्ग विद जो सिविल केस है। तो कई ऐसे केसेस हैं कि हमने ट्रायल किया और ये लगा कि समाज में इस तरह की भी चीज़ें होती हैं और इस तरह के भी लोग क्राइम कर ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें सोचने में थोड़ा सा दुख होता था, कष्ट होता था कि समाज जा कहाँ रहा है। ऐसे कोई केसेस आपको याद है जो शेयर करना चाहते हैं? बहुत केसेस हैं। वन ऑफ देम? एक केस में एक लड़का जो है अपने पड़ोस की लड़की के साथ जो है अफेयर्स में आ गया। लड़की के माँ बाप को पता चला कि ऐसा होता है, तो वो उस बदनामी के डर से उस बच्चे को उन्होंने ननिहाल भेज दिया। और इधर फिर जो है वो लड़का वो पूछता रहा कि लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है। इन लोगों ने कहा कि नहीं, वो चली गई है, यहाँ भेज दी, वहाँ भेज, कोई क्लियर एड्रेस देते नहीं थे। तो उसने उस लड़की के 4 साल के भाई का मर्डर इसलिए कर दिया कि भाई के मरने के बारे में सुन के वो लड़की आएगी तो मुझसे मिल लेंगे। तो इस तरह के केसेस भी हम लोगों ने ट्रायल किए हैं। तो सोच लीजिए कि समाज कहाँ जा रहा है। सर, ये जो जनता का एक थॉट ऑफ प्रोसेस है, जनता जैसे सोचती है कि जो पावरफुल लोग होते हैं उन्हीं की सुनवाई होती है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। ये जो परसेप्शन बना हुआ है जनता का, ये क्यों बना हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग नजरों में जो है केस होता है, चाहे वो छोटा केस हो, चाहे बड़ा केस हो, चाहे बड़े आदमी का केस हो, चाहे छोटे आदमी का केस हो। एक्चुअली होता ही है कि नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा रहते हैं कि जो हाईलाइटेड केसेस नहीं रहते हैं, या जो है समाज के जो बहुत प्रभावशाली लोग नहीं रहते, उनके केसेस जो है अगर इक्का दुक्का आ जाते हैं तो वो ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं, सारे लोग जो इस पर फोकस्ड हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर डे टू डे की जो कोर्ट की वर्किंग और डे टू डे की जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई, या वो क्लाइंट कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है।
जबकि ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ जुडिशरी में सब बराबर है। सब बराबर है। कोशिश की जाती है कि सबको जो है समान रूप से न्याय मिले, क्या बड़ा क्या छोटा। वो हम लोग नज़रों में कानून इम्पोर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ इम्पोर्टेंट है, पर्सन इम्पोर्टेंट नहीं है। सर, जैसे त्विषा केस में देखा गया कि डिजिटल एविडेंसेस के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी, तो न्याय की प्रक्रिया में ये कितना मायने रखता है? अब मायने रखता है। डिजिटल एविडेंसेस का बहुत ज़्यादा मायने वो हो गया है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप चैटिंग हुई या जो ईमेल हुए, या इसके अलावा जो है आपके स्पॉट फिक्सिंग हो गई, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, अब वो सारी चीज़ें अब जो है एडमिसिबल हो गई हैं। और ये सब चीज़ें हम लोग ट्रायल में देखते हैं, क्योंकि एविडेंस जो है दो तरह के होते हैं ना, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी अब हम लोग डिजिटल एविडेंस को भी अपना जो है ट्रीट करने लगे हैं। इनका रोल बहुत ही वाइटल हो गया है। सर, आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपने बिहार में 30 साल तक काम किया, आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? मैं क्या एज ए जुडिशियल ऑफिसर मैं कहूँ तो मैंने जो है अपनी पूरी जुडिशरी की सर्विस को इंजॉय किया और समाज को कुछ न कुछ देने की कोशिश की। और जहाँ तक जो है यूपी और बिहार के कंपैरिजन करने की तुलना हम कहेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है थोड़ा सा यूपी बिहार से 20 है, और इसलिए जो है कोई काफ़ी अच्छा लगता है यूपी। अब अपना स्टेट है तो इसलिए और भी अच्छा लगता है। अदरवाइज बिहार के जुडिशरी को हम जो है इंडिया के सबसे अच्छे जुडिशरी में से एक मानते हैं। जितनी इम्पार्शियल, जितनी अच्छी हमारी जुडिशरी वहाँ की रही है, और मैंने वहाँ पर काम करके देखा है, मुझको गर्व होता है कि मैं बिहार जुडिशरी में सर्विस की है। सबसे ज़्यादा केसेस आपने कैसे हैंडल किए हैं? किस प्रकार के केसेस आपने सबसे ज़्यादा हैंडल किए हैं? क्रिमिनल केसेस ज़्यादा हैंडल किया। क्रिमिनल साइड में मेरी पोस्टिंग बहुत ही ज़्यादा रही है। कई जगहों पर तो ऐसे जानबूझ के मुझको पोस्ट कर दिया जाता था कि जहाँ पर चैलेंजिंग केसेस हुआ करते थे, तो उन सब केसेस को भी इसलिए उनको हैंडल करना, उनको ट्रायल करना मेरे लिए एक चैलेंज हुआ करता था। और कोशिश मेरी ये रही कि इम्पार्शियल ढंग से उसको मैं करूँ, और किया भी मैंने। सर, चैलेंजेस से आपका क्या मतलब है? कैसे केसेस? कॉम्प्लिकेटेड केसेस। कॉम्प्लिकेटेड। कभी कोई ऐसा केस जिसमें आपको लगा हो कि डिसीजन लेना बहुत मुश्किल रहा हाँ, हो? ऐसे कई केसेस रहे, लेकिन एक केस जो आज भी मुझको याद है, और उसको मुझको, अगर मैं ट्रूली स्पीकिंग कि हमको लगता है कि 10 दिन में ठीक से सोया भी नहीं रहा हूँगा उस केस के कंक्लूजन में पहुँचने में। सर, ऐसा क्या हुआ था? ऐसा हुआ था कि एक केस ऐसा था जो हमारी नज़रों में बहुत यूनिक इसलिए था कि पुलिस ने एक ही मर्डर में 2 अलग अलग साइड के एक्यूज को एक्यूज बनाकर चार्जशीट सबमिट कर दिया था। केस का फैक्ट्स ये था कि 2 परिवारों में आपस में झगड़ा हुआ, एक नाली को लेकर। सोचे कितनी छोटी सी चीज़ों के लिए गांव में लोग जो लड़ जाते थे कि नाली हमारी इधर से बहेगी, या हमारा पानी नाली के इधर से बहेगा, या हौदा हमारा यहाँ रहेगा, इस पर मारपीट लोग कर जाते हैं। तो इसी तरह का कुछ विवाद हुआ तो 2 परिवारों के बीच में विवाद हुआ, तो एक फैमिली मेंबर जो है तलवार लेके एक आदमी को मारने के लिए, दूसरी पार्टी को मारने के लिए दौड़ाया। वो घर के अंदर घुस गया, और घर के अंदर घुसने के बाद तब तक उसकी पत्नी उसको बचाने के लिए आई। उसको गोद में 2 साल की बच्ची रही होगी, और उसने तलवार चला दिया तो वाइफ अपना जो रोकने की कोशिश की और नहीं रुका, तो तलवार जो उस बच्ची के गर्दन पर लग गई, बच्ची की गर्दन कट गई। एक एलिगेशन ये FIR हुआ। दूसरा FIR ये किया दूसरी पार्टी ने कि आपस में मारपीट हो रही थी, और माँ ने हम लोगों को फंसाने के लिए उस बच्ची को पत्थर पर रख के एक गड़ासे से उसका गर्दन काट दिया। एक का चार्ज था कि तलवार से मारा गया, और दूसरे का चार्ज था कि माँ ने खुद जो है गर्दन काट के हम लोगों को फंसा दिया। अब आप ये समझिए कि पुलिस ने दोनों केस को सही माना। तलवार से मारने की घटना को भी उसने सही माना, उनको भी कुछ बना दिया, गड़ासे से
से बच्चे को मारने की घटना को सही माना और माता पिता जो है उनको भी जो है एक्यूज बना दिया, और दो अलग अलग केसेस चलने लगी। और दोनों में जो भी गवाहियां, विटनेसेस जो एग्जामिन हुए, तो उनको पढ़ने से ये लगता था कि एक को पढ़ने पर ये सही है, दूसरे को पढ़ने पर लगता था कि ये सही है। कैसे डिसीजन लिया फिर आपने? और मेरे सामने फिर ये रहा कि ओरल डिसीजन अगर पढ़ो तो ये लगता था कि अब मारा तो किसी एक ने रहा होगा, दोनों ने तो मारा नहीं था, लेकिन पुलिस ने दोनों को मान लिया था कि दोनों ने मारा है। तलवार से मारा वो भी मर गए, फिर गड़ासे से मारा वो भी मर गए। तो खाली जो है मेरे पास और कुछ नहीं था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेरा जो है मेडिकल एविडेंस जो था और डॉक्टर ने जो एग्जामिन किया था उसी को मैंने बेस माना, क्योंकि विटनेसेस तो सारे जो है फिर इनकी बात सुनो तो इनके सही लगते तो उसकी बात देखो तो उसके सही लगते थे। फिर धीरे धीरे ये सोचते गए कि मारा तो किसी एक नहीं होगा, दोनों ने तो मिलकर मारा नहीं होगा। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने पढ़ी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया, जो उसके गर्दन पर जो इंजरी थी वो टॉप पर सरफेस थी, मिडिल में इनर था, और उसके बाद लास्ट में भी और डीप इनर था, यानी कि जो भी इंजरी थी वो कर्व ली हुई थी। कर्व? जी, और तलवार कर्व लिए होता है। तो हमने ये होल्ड कर दिया कि इसको तलवार से मारा गया, क्योंकि गणासे से अगर मारा गया होता तो इंजरी का जो है 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी कहा जाए, भाई कट होगा तो ए और बी पॉइंट होगा, प्लेन जाएगा तो सरफेस इक्वल होता, तो इक्वल न होकर वो जो है फिर कर्व लिए हुए था। तो हमने यही होल्ड किया, उसी रिपोर्ट के आधार पर हमने ये फाइंडिंग दी कि इसको तलवार से मारा गया और फला लोग इसमें जो गिल्टी होल्ड करते हैं उनको मैंने सजा दी थी, दूसरे को हमने रिहा किया गया। तो ये हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग जो है डिसीजन था, क्योंकि एक ही लड़की के मरने के लिए दो साइड के लोगों को पुलिस ने एक्यूज बना दिया था, और दोनों साइड के लोगों की गवाहियां जो है इंटैक्ट थे, ऐसा लगता था कि दोनों सही बोल रहे हैं। तो ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग केसेस में से एक रहा है। सर, जैसे कल आपको अगर किसी को मौत की सज़ा देनी है, उससे पहले दिन या जब तक आप डिसीजन नहीं देते हैं तब तक आपका मेंटल स्टेटस क्या रहता है? टेंशन में रहते हैं। टेंशन में इसलिए रहते हैं क्योंकि एक न्यायपालिका, ये फांसी की सजा ये एक ऐसी सजा होती है जिसमें कि एक जीवित व्यक्ति किसी जीवित व्यक्ति को मौत की सजा देता है, मार डालता है। एक जज ही जो है जिंदा किसी व्यक्ति को मारता है, अदरवाइज जो है जिंदे व्यक्ति को मारने का अधिकार किसी और को नहीं है। और वो भी इसलिए वो होता है कि उसके अगेंस्ट एविडेंस आ जाते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनेकों डिसीजंस आ गए जिसमें कहा गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो आपको फांसी की सजा देनी, ऐसा नहीं कि किसी ने गोली मार दिया तो आप उसको फांसी की सजा दे दो, क्योंकि उनका कहना है कि गोली तो रोज एक दूसरे को लोग मारते रहते हैं, लेकिन वो क्राइम हो जो समाज के लिए दिल दहलाने वाली घटना हो, उसमें फांसी की सजा देना ही जरूरी है। अदरवाइज जो है आप उनको आजीवन कारावास दीजिए। तो यही कई केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि आपको फांसी की सजा देनी है, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में देना। तो अगर हम ये तय करते हैं कि हमको इनको फांसी की सजा देनी है, तो पहले तो मुझको ये प्रूफ करना होगा गिल्टी होल्ड करने के साथ साथ कि ये जो क्राइम जो है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में से आता है। तो ये आपको प्रूफ करना पड़ता है? ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, एविडेंस में मेंशन करना, एविडेंस में मेंशन करना होता है। ये एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस होता है, और ये एक थॉट आपको रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी को जो सुई चुभो के पूरे शरीर में सुई चुभो के या सूजा पूरे शरीर में सूजा से चुभो के मार डाला, तो इतना रेयर केसेस होगा कि किसी को जो सुई चुभो के मारे, सोचे कितना आपने इसको दर्द दिया होगा। हाँ, तो इस तरह के केसेस में जो है रेयर जो केसेस होते हैं उसमें फांसी की सजा कोशिश की जाती है देने की। या जिसमें मास किलिंग हो, 20 आदमी को किसी ने हत्या कर दी, वो भी रेयर हो जाता है। 5 आदमी किसी ने अपना जो गोलियां मार दी या मर्डर कर दिया, वो भी रेयर माना जाता है। तो इस तरह के केसेस में जो फांसी की सजा जब दी जाती है तो ये
ये हम लोगों के लिए चैलेंज होता है कि कोशिश ये रहती है कि हम लोग ये सब कोशिश करते हैं, जज जो कोशिश करता है कि वो जो भी सजाते हैं जल्दी टूटे ना। क्या फांसी की सज़ा देने के बाद भी फांसी रुक सकती है? रुकते तो ही है भाई, अपील करने पर तुर्की स्टे तो हो जाता है। स्टे लग जाता है। हाँ, वो तो भाई, क्योंकि अगर किसी भी कोर्ट ने अगर सजा की है तो उस व्यक्ति को जिसने सजा पाई है उसको तो अपील करने का अधिकार है ही है। तो वो अपील जो फांसी की सजा के अधिकार के लिए तो जो है फिर आप ये समझिए कि वो हमारे जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट तक जो है फिर चले जाते हैं मर्सी अपील में। उसके बाद लोगों को फांसी होती है। सर, तो क्या ऐसे कोई केसेस भी हैं जिस पे फांसी की सज़ा, जैसे स्टे आपने बोला, स्टे नहीं लगता? ऐसे नहीं, कोई? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ अपील अगर एडमिट किया तो फांसी की सजा अगर स्टे नहीं हुआ तब तो फांसी को तो आपको चढ़ा ही देना पड़ेगा ना। तो फिर अपील का फ़ायदा क्या हुआ? सर, जैसे जनता सोचती है कि जनता का परसेप्शन है कि एक जो सज़ा देने का प्रोसेस होता है वो काफ़ी क्रूशियल माना जाता है, और अगर आपके पास कोई सीसीटीवी है, मतलब आपके पास अगर प्रॉपर एविडेंस है कि किसी इंसान ने किसी का मर्डर किया या फिर रेप किया, तो उसको सज़ा मिलने में इतना टाइम क्यों लगता है? देखिए, लॉ का एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करने में थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाता है। अब मान लीजिए कि किसी आदमी ने मर्डर किया या रेप किया या इस तरह से कोई भी हीनियस क्राइम किया और उसके बाद वह एब्सकॉन्ड कर जाए, फरार हो जाए, उसको खोजने पकड़ने में ही पुलिस को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाए, तो भी एक डिले का कारण है। दूसरा डिले का कारण यह है कि पिटिशंस बहुत पढ़ने लगते हैं कि इनको डिस्चार्ज कर दीजिए। अब उन्होंने एक बार पिटिशन दिया है कि हमको, एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक डिस्चार्ज कर दीजिए। अब डिस्चार्ज के पिटिशन पर अगर जज साहब ने लोअर जुडिशल इसको खारिज किया था, कहेंगे सर ऑनरेबल हाई कोर्ट जा रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। So what do you think, this is right? यस, दिस इज राइट। अगर कोई ऐसा इंसान है जो प्रॉपर दिख रहा है कि ये मुजरिम है, इसको सज़ा होनी चाहिए, तो उस पे जो टाइम जाता है उसमें बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, मीडिया कवरेज आते हैं, बहुत सारे ऐसे रेप केसेस भी हो चुके हैं, तो उस पे जो है प्रोसीजर होने में इतना टाइम लगाना, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? नहीं, जस्टिफाई इसलिए करना जरूरी है ना कि वो, अब आप रेप, सवाल इस चीज का कि एक कर रहा है कि रेप, दूसरा कर रहा है कंसेंट है, तो कैसे डिसाइड करिएगा? तो अगर सीसीटीवी कैमरे अगर आपके पास हैं तो कंक्लूसिव, जो अब जो धीरे धीरे इसको जो कंक्लूसिव प्रूफ माना जा रहा है, कंक्लूसिव एविडेंस माना जा रहा है। अदरवाइज जो है तो क्लेम भी तो होना चाहिए ना, ट्रायल भी तो होना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रायल हो रहा है, लड़की मुकर जाती है, नहीं मेरे साथ रेप नहीं किया गया, शी इज एडल्ट। बहुत सी जगह पर होता है कि ये कमिट कर दिया जाता है कि ये रेप किया है और रेप हुआ ही नहीं था। बहुत से कई केसेस तो हमने देखा अपने, एक केस तो हम ऐसा अपने पास जो कंप्लेन केस जो डिसाइड किया, जिसमें एक लेडी थी जिसकी आदती थी लोगों के खिलाफ जो है रेप केस फाइल करना, और एक हमारे यहाँ भी जो है हमारे कोर्ट में भी जो है ऐसे एक रेप केस कंप्लेन फाइल किया, पुलिस में न जाके कोर्ट में कंप्लेन केस उसने फाइल कर दिया, और विटनेस में कौन था? देवर बेटा बेटी, ये विटनेसेस थे उनके। तो आप ये समझिए कि उसमें जो है जब हमको भी पता चला कि क्योंकि अपोजिट साइड के वकील ने कंप्लेन केस में जो एक हमको लिस्ट ऑफ जो केसेस दिए, हमसे कहा सर इस लेडी ने इतने लोगों के अगेंस्ट भी जो कंप्लेन केस फाइल किया जो यहाँ पे चल रहे हैं। तो जब लड़का जो गवाही देने आया तो हमने उससे पूछा, हमने कहा कैसे लड़के हो जी, तो जो तुम्हारे सामने जो रेप हो गया, तो उसने कहा सर हमारे सामने हुआ होता तो बतलाते नहीं, फॉल्स हो गया। किस तरह की चीज़ें होती हैं। सर, ये जो क्रिमिनल माइंडसेट लोगों का बढ़ता जा रहा है इस वजह से, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस पे तो जल्दी जस्टिस होगा नहीं, हो सकता है हमें फांसी ना हो, जैसे कि हाई प्रोफाइल केसेस में होता है कि नहीं होता है जल्दी। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि निर्भया जैसे कांड हुआ था तो बहुत टाइम लग गया उसको फांसी देने में, प्रोसीजर करने में।
जस्टिस हुआ, बट उस ड्यूरेशन में जो उनकी फैमिली ने सर्वाइव किया, उनकी फैमिली ने जो लड़ाई की, और इन चीज़ों को लिए अब जस्ट किसी की घर की बेटी के साथ ऐसा हो जाए और वो लड़ाई लड़ रहा है जस्ट फॉर कि वो जस्टिस दिला पाए अपनी बेटी को, तो दे, आपको क्या लगता है देखिए कि लड़ाई जो जो मीडिया में जिसको जो हाईलाइट किया जाता है, कोर्ट में लड़ाई क्या है? कोर्ट में लड़ाई विटनेसेस को प्रोड्यूस करना है डेट पर, और विटनेसेस आपके इंटैक्ट हो, जिन्होंने घटना देखी हो सही हो, इसके लिए आप क्या लड़ाई लड़ते हो? अगर जो है कोर्ट में गवाही हो रही है और गवाह आपके गवाह अगर आ गए तो गवाह आ गए तो लड़ाई, उसके बाद तो सजा हो नहीं है। आप निर्भया केस की बात क्यों कर रहे हैं? निर्भया केस की बात कर लीजिए, नीतीश कटारा केस की बात कर लीजिए, मनु शर्मा के केस की बात कर लीजिए, जेसिका लाल केस की बात कर लीजिए। ये सब तो इंडिया के हाईलाइटेड केसेस हैं। जी सब में सजा हुई है। और एक में तो ये मनु शर्मा के केस में तो आप ये समझिए कि वो इतने बड़े घर का लड़का था कि उसके फादर उस जेल में मिलने के लिए उसके बगल में एक 5 स्टार होटल बनवा दिया था उन्होंने। इतने पैसे वाले थे लोग। तो लड़ाई की बात आप यहाँ पे ये सोच लीजिए कि, और जो है इन लोगों को शुरू में सजा तो जो है एक सेशन जज ही देता है। और सेशन जज से जब कोई गलती होती है, अभी लगता है कि उसने जो जजमेंट जो प्रॉपर नहीं दिया, तो फिर अपील में उसको सजा हो जाती है। जैसे मनु शर्मा केस में हो गया, जेसिका लाल के केस में हो गया था, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे तो लड़ाई का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी अगर एक्यूज साइड का अगर बहुत प्रभावशाली लोग हैं तो प्रोसिक्यूशन को दबना नहीं है। कोर्ट आपके लिए तैयार बैठी हुई है। आप एविडेंस लाइएगा सजा होगी, एविडेंस नहीं लाइएगा सजा आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं, पार्टीज को इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं। सर एज एन जज, अगर आप एज एन जज का पर्सपेक्टिव को साइड में रखते हैं, एज एन ह्यूमन बीइंग देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे केसेस में कैसी सज़ा होनी चाहिए? देखिए सजा फिर हमने कहा कि अगर फांसी देनी तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में देनी है आपको। और जहाँ तक सजा की बात है, वो आप ये समझिए कि बीएनएसएस में, वो भारत न्याय संहिता में हर क्राइम की सजा फिक्स है कि इस क्राइम में इतनी ही साल की सजा देनी है। बहुत से केसेस ऐसे हैं, बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें सजा विद फाइन है, सेंटेंस विद फाइन कर लीजिए जिसको। अब बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई बोथ हैं, अरे अब किसी में और हैं। तो जो भी सजा उसमें प्रिस्क्राइब्ड है, जितने साल की सजा प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते। वो अगर देंगे तो इलीगल हो जाएगा। सेक्शन वाइज ही देते हैं। सर 498 ए को लेकर जनता में जो मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि महिलाएं इसका मिसयूज़ कर रही हैं। आप इसको किस तरीके से बढ़ देखते रहा हैं? मिसयूज तो बढ़ रहा है, ये चीज़ को महसूस करते हैं। क्योंकि अगर जो है कई केसेस जैसा है, मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा हो गया, वाइफ लड़के चली गई मायके, तो कई लोग इसको सलाह दे देते हैं कि चलो 498 का केस कर दो। अब 498 का केस कर दो तो उसमें केस किस पर करते हैं? हस्बैंड पर कर दिए, मदर पर, सास पर कर दिए, ससुर पर कर दिए, ननद पर कर दिए, उस पर भी कर दिए जिसने शादी कराई है। और 2-4 लोगों ने अगर कोशिश किया हो कि सुलह कर लो या समझौते कर लो, उस पर भी केस कर दिया। तो मिसयूज तो हो रहा है, और प्रॉपर मिसयूज हो रहा है। तो पुरुषों के लिए कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए? नहीं, पुरुषों के लिए क्यों अलग से क्या लाभ बनाइएगा उनको? तो मिसयूज़ जो हो रहा है, इसको किस तरीके से हम इसको शॉर्ट फिर हम करें? लोग स्क्रूटनी करते हैं ना, जब देखते हैं अंदाज लग रहा है। अब धीरे धीरे पहले कोर्ट अब समझने लगे। पहले ये माना जाता था कि जो भी चीज़ें हो रही जो 100% जो ट्रू हैं, लेकिन जब बाद में पता चला, जब धीरे धीरे जब केसेज हम लोग सामने आने लगे, तो ये लगा कि अरे इसमें तो जो मिसयूज हो रहा है, दूसरों को झूठा फंसाया जा रहा है। तो फिर हम लोग जो इसको बेल से स्टार्ट किए कि रिलेटिव्स को आप जमानत दे दो, फिर ट्रायल में देखा जाएगा। उसके बाद फिर जो है फिर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के लिए ये हुआ कि भाई इनको भी आप जमानत देते जाइए। अब जब हस्बैंड की बात आने लगे, तो हस्बैंड के लिए जब केसेस फाइल होने लगे, तो उनको जो है फिर तुरंत बेल रिजेक्ट करके रिकॉन्सिलेशन में आने लगा, समझौता केंद्र में केसेस भेजने लगे।
तो वहाँ से आने लगा। तो यानी कि अब काफ़ी चीज़ें इसको प्रोसीजर्स पर हम लोगों ने कई चीज़ें जो है डाइल्यूट कर दिया है इसको। अभी हम लोग भी मानते हैं, ये भी अंदाजा लगता है कि मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे केसेज ही जो झूठे हों, जो भी नहीं है। कुछ परसेंटेज तो केसेज सही रहते हैं, लेकिन मिसयूज़ हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सर 30 साल के जुडिशरी करियर के बाद अभी आप बिहार में ह्यूमन राइट्स कमीशन के रजिस्ट्रार के रूप में काम कर रहे हैं, तो सर अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा, ये भी एक चैलेंजिंग वर्क है। इसमें भी ह्यूमन राइट कमीशन का सबसे बड़ा काम है लोगों का आंसू पोंछना, और ये भी काम जो है अगर देखा जाए तो क्वासी जुडिशियल वर्क ही है ये। हम लोग ऐसे लोगों की सुनवाई करते हैं जिनकी सुनवाई अगर जो है ये कहा जाए कि कोर्ट में जाने पर महंगी सुनवाई हो जाएगी, जो वकील न रख सकें, या जो पुलिस से ही प्रताड़ित हों, वो अपनी सुनवाई कहाँ करें, या प्रशासन से ही प्रताड़ित हों, वो कहाँ जाएं। तो ह्यूमन राइट कमीशन में हम लोग ऐसे ही लोगों की सुनवाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिल सके। सर बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या हैं जो जनता को पता होने चाहिए? देखिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स करके जो एज होल जो किसी को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। बस ये कहा जा सकता है कि जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन्ड हैं, चाहे वो 7 शेड्यूल में मेंशन्ड हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड हो, जिनका वायलेशन होता है, हाँ, उनकी सुनवाई हम लोग करते हैं। सर पिछड़ी जात के लोगों को ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं पता होता है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या हैं। उसको कैसे हम सुधार सकते हैं? देखिए, इसके बारे में तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कई जगहों पर हम लोग इसको सेमिनार कंडक्ट कराते हैं। कई बार सेमिनारों में हम लोग जाते हैं, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलाते हैं, और आपको बताते हैं कि साल में कम से कम एक बार कोशिश करते हैं हम लोग, खास करके 10 दिसंबर को जो ह्यूमन राइट्स डे होता है, जब धीरे धीरे दूसरे स्टेट में भी इस बार कराया गया था, कि पूरे बिहार राज्य के जितने भी बंदी हैं, चाहे वो सजा याफ्ता हो चाहे अंडर ट्रायल हो, उनको एक साथ हम लोगों ने ये बताया कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। यानी कि 50,000 लोग जो प्रिजनर्स हैं बिहार के, उनके साथ हम लोग जो है एक बार में हम इंटरेक्ट करके ह्यूमन राइट्स के बारे में बताए थे। अभी भी ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं एकदम मानता हूँ। और लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, और लोग केसेस भी कर रहे हैं, कंप्लेन भी कर रहे हैं, जिसकी सुनवाई भी हो रही है। लेकिन अभी भी और ज़रूरत है जागरूकता की। सर सिस्टम इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? सिस्टम के ही तो अगेंस्ट आते हैं लोग। सिस्टम के अगेंस्ट है? हाँ, जैसे कि मान लीजिए अगर सपोज करें कोई आदमी थाने पर गए अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने, जैसा कि आप लोग कभी कभी टीवी पर भी देखते हैं या आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि किसी पुलिस अधिकारी ने किसी को पीट दिया। वो गया तो बेचारा FIR लॉन्च कराने, या पता चला गाली सुन के चला आ रहा है, इंसल्ट होकर चला आ रहा है। तो इन्हीं सब लोगों की हम लोग सुनवाई करते हैं। जो सिस्टम से पीड़ित हैं, उनकी सुनवाई हम लोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को मनरेगा में जो भी उसने काम किया, उसको वेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह के केसेस जो हम लोग ज़्यादा सुनते हैं। सर सबसे कॉमन ह्यूमन राइट्स के इश्यूज क्या हैं? पर्सनल लिबर्टीज़ और पर्सनल इंटीग्रिटीज़ और पर्सनल, आप ये कहिए कि आइडेंटिटी। आप किसी की जो इंटीग्रिटी को भी आप हार्म न करिए, उसकी आइडेंटिटी को भी आप डिस्टर्ब न करिए। ह्यूमन राइट्स के बेसिक नीड यही है कि उनको समाज में बराबरी के रूप में रहने दीजिए, उनको इज्जत दीजिए, चाहे वो जो हो। सर महिलाओं की सुरक्षा से जो रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, उसमें कोई काम नहीं होता। जो रिसर्च में पता लगता है कि एक जो सर्विसेज बनाई गई हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसका जब हम ग्राउंड इम्प्लीमेंट देखते हैं तो वो कहीं से नज़र नहीं आता प्रॉपर। तो इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि महिलाएं खुद आगे नहीं आती। जैसे हर डिपार्टमेंट में
एक कमेटी बनाई गई है वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को देखती हैं। कोई भी अगर जो है मिसबिहेव जो किसी महिला के साथ करता है आदमी, तो घर आके अपने हस्बैंड से, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपनी बहन से तो बतला देगा, लेकिन ऑफिसर से कंप्लेन करने नहीं जाएगा। तो अगर घर पे बताए तो वो तो माउथ जो काफ़ी दूर तक फैल जाती है कि ऐसा हुआ, इसके ऑफिस में ऐसा होता है। लेकिन ऑफिस में, जिस ऑफिस में होता है, वहाँ पर अगर ये कंप्लेन हो जाए तो फिर इंक्वायरी हो जाती है, फिर इस पर एक्ट फॉर्म कर लिया जाता है। और जहाँ पे इस तरह के कंप्लेन होती हैं वहाँ पर ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो है एक्शंस भी होते हैं और सस्पेंड भी होते हैं लोग। इवन ये नौकरी पर भी जब पड़ जाती है लोगों की। तो जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी और अपने अधिकारों के प्रति जो सजग नहीं होंगे, सजग होने का मतलब नहीं कि खाली आप घर पर जाकर पेरेंट्स को बताओ। सजग होने का मतलब कि आप जो है वो जो फोरम बना है उस फोरम पर आप जाओ, तो आपके अधिकारों की रक्षा हो सकती है। मेरी समझ से तो यही ज़्यादा उपयुक्त है कि आपको आगे आके, महिलाओं को आगे आके इस चीज़ को बोलना पड़ेगा कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जहाँ ये कंप्लेन होती है वो कमेटी जो है उसके अच्छे ढंग से सुनवाई करती है और उस पर एक्शन लेती है। आपने कभी किसी की डायरेक्टली हेल्प करी है, या फिर आपको किसी ने बोला हो कि सर ऐसा कुछ केस है, आप इसमें हेल्प आउट करिए, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनी है? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जब ह्यूमन राइट्स में थे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस की बात मैं कर रहा हूँ आपको। रात को करीब हमको लगता है कि 11-12 करीब बज रहा होगा, लेट नाइट में, जहाँ पर मैं पटना में रहता हूँ, उस अपार्टमेंट के एक परिचित हमारे थे, परिचित का अपार्टमेंट में रहते, उसके पहले कभी हमारे उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, हम दरवाज़ा खोले तो आए हमारे पास, कहे सर हम फला फ्लैट में रहते हैं, जब क्या है। तो हमने कहा इतनी रात को? कहें सर एक लड़की की जान आप बचा लीजिए। तो हमने कहा क्या हुआ? तो कहें सो उसका पति इस समय उसको बहुत बुरी तरह से मार रहा है। और उन्होंने वो वीडियो क्लिपिंग जो हमको जो दिखाई, इसमें ये देखा है कि वो बच्ची जो थी वो क्रॉलिंग करते हुए रूम के बाहर निकल रही है और सीढ़ी के पास जा रही है उतरने के लिए। तो उसका पति जो है आया और उसका टांग खींच के उसको अंदर ले जाने लगा। और वो जबरदस्त ढंग से वो रेलिंग पकड़े हुई थी, तो उसको ज़बरदस्ती उसका हाथ छुड़ा के अंदर लेके गया और चीखती रही, चिल्लाती रही। ये जब सीन हमको जो देखा तो हमको बहुत अजीब लगा। भाई बेटी तो बेटी चाहे जिसकी भी हो। फिर तुरंत ही हमने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर हमने रात को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत हमारा फ़ोन अटेंड किया। हमने उनको दिया, मतलब डिप्टी एस पी रैंक ऑफिसर थे, हमने कहा कि एस पी साहब आप ज़रा इसको देख लीजिए। वीडियो देखा, फिर तो उन्होंने हमको कॉल बैक किया, हमसे कहा सर जगह बतलाइए। तो हमने उनको एड्रेस दिया, कहें सर मैं अभी जा रहा हूँ। वो और पुलिस ऑफिसर्स जो है लेकर उस घर पर पहुँचे हैं, उस रात को उस बच्चे को बचाए हैं, पुलिस स्टेशन लाए हैं, उसके हस्बैंड को भी अरेस्ट करके लाए। फिर रात को मेडिकल हुआ, फिर इसकी जान बची। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की हमको तकलीफ भी हुई कि जो आदमी उसका वीडियो बना रहा था, क्या वो निकल के उसको रोक नहीं सकता था? बिल्कुल। वो लड़की मार खा रही है, आप वीडियो बना रहे हो, वीडियो बना के आप जो इसको वायरल कर रहे हो, आप भेज रहे हो कि देखिए साहब इसको जो है, आप लड़की के पिता को भेज रहे हो कि आपकी बेटी को मार रहे हैं। अरे भाई लड़की का पिता जो है दूर रहता है, तो कम से कम आप तो खड़े हो सकते थे उस अपार्टमेंट के जहाँ रहते 4-6 आदमी तो सामने खड़े हो सकते थे कि क्यों मार रहे हो। तो समाज में इसकी भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने एक बात कही कि ये फ़ोन निकाल कर वीडियो बनाना, हाँ, ये बहुत ईज़ी हो गया है और इस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस टाइम, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने सुसाइड किया है बिकॉज़ ऑफ़ द हैरेसमेंट जो सोशल मीडिया पे वो फेस कर रहे हैं। और इस पर कार्रवाई काफ़ी लेट होती है और लोगों को डर भी नहीं है। दे आर लाइक कि हमारे पास फ़ोन है तो हम कुछ भी किसी को कमेंट कर सकते हैं, किसी को बुरा बोल सकते हैं। तो ये सारी ज़िम्मेदारी इंसान को खुद समझनी चाहिए, बट सिस्टम इस पे क्या कर रहा है? देखिए सिस्टम की पोजीशन ये है कि जहाँ तक
हमारा अनुभव है कि अभी भी जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, और धीरे धीरे नेचर ऑफ क्राइम अब चेंज हो रहा है। जो 30 ईयर पहले जो क्राइम हुआ करता था, जब हम मजिस्ट्रेट थे तो उस समय जो क्राइम जो देखा करते थे, आज जो क्राइम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हो गई हैं। पहले जो है रुपया छीन के भागने की घटना ज़्यादा होती थी। बैंक से कोई आदमी पैसा लेके आ रहा, छीन के भाग गया, डिग्गी में से पैसा लेके चुरा लिया, पीतल दे के सोना छीनने की घटनाएं हुआ करती थी। इस तरह के केसेस जो है गांव में या इधर के क्षेत्रों में आम हुआ करती थी। अब इस तरह की घटनाएं अब कम हो गई, अब फ्रॉड होने लगा है। अब अकाउंट से ही आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, आपसे OTP मांग लिया जा रहा है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में भी थोड़ा सी जो है वो इनको और एडवांस होना पड़ेगा। ये सवाल नहीं है कि हमारे अकाउंट से पैसा किसके अकाउंट में गया और आपने उसको पकड़ लिया जिसके अकाउंट में पैसा गया। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे जो है डिटेल्स को लीक कहाँ से किया गया। जब तक आप वहाँ उस जड़ पर नहीं पहुँचिएगा तब तक ये क्राइम होता रहेगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे डाटाज को दिया किसने, हमारा डाटा जो फिर स्प्रेड कैसे हुआ, फैला कैसे फ्रॉड के पास आया, तब तक ये क्राइम होता रहेंगे। और अभी स्थित पोजीशन ये है कि जैसे हम पटना के बारे में, तो यूपी के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम यूपी के बारे में नहीं बतला पाएंगे। लेकिन जैसे पटना ऐसा बड़ा शहर है जहाँ की आबादी आपको 40 लाख के आसपास की है जी। एक ही साइबर पुलिस स्टेशन है, और वहाँ के पुलिस ऑफिसरों से आप बात करिए तो कहते हैं हज़ारों केस मेरे पास पड़े हुए हैं और हमारे पास जो है कि ऑफिसर कम है। तो इसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और IT एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और हम तो ये कहेंगे कि आप हर थाने में एक साइबर सेल खोल दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, पुलिस ऑफिसर बढ़ा दो, जो काम ही साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस ही देखें। अब इस पर बहुत काम की ज़रूरत है इस पर। और धीरे धीरे जो क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ हैं इस तरफ ही ज़्यादा बढ़ेंगे। क्राइम दो ही हो रहे हैं, या तो जो साइबर क्राइम हो रहे हैं या फिजिकल क्राइम होते हैं। सर, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड अगर आपको कोई भी ग्लोबल ह्यूमन राइट को चेंज करने का मौका मिले या रिफॉर्म करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? ह्यूमन राइट्स को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज भी ह्यूमन राइट्स में अगर जो भी डिसीजंस आते हैं वो रिकमेंड ही किए जाते हैं, और उस रिकमेंडेशन को जो है गवर्नमेंट माने न माने ये गवर्नमेंट के ऊपर हो जाती है बात। बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोई भी जो रिकमेंड किया और गवर्नमेंट ने नहीं माना, तो उसमें जो पार्टीज जो है वो अन्य कोर्ट चली जाती है, वहाँ से डिसीजंस आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो रिकमेंडेशन है उनको मानने के लिए जो है एक ऐसा लाभ बना दिया जाए कि गवर्नमेंट जो है उसको बाध्य हो मानने के लिए, तो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद फिर तब वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काफ़ी ज़्यादा काम किया जा सकता है। और ह्यूमन राइट के साथ एक चीज़ और है कि जो केसेस जो कोर्ट में पेंडिंग होते हैं उसको ह्यूमन राइट सुनता नहीं है। कि अगर 490 जैसे 498A का केस हो गया, अगर वो कोर्ट में चल रहा है तो मैटर सब जुडिस होने की वजह से ह्यूमन राइट कमीशन उसको इंटरटेन नहीं करता है। लेकिन बहुत से ऐसे केसेज हम लोगों के पास आते हैं जिसमें कि ये केसेज आते हैं कि उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया या घर वालों ने निकाल दिया, मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो जबकि उसके पास लीगल रेमेडीज़ हैं, लेकिन वो लीगल रेमेडीज़ को अडॉप्ट न करके वो हम कमीशन में अगर आ रही है तो उसको हम लोग सुनते हैं। और जहाँ इस रिकमेंडेशन को मानने के लिए जो गवर्नमेंट को कंपल्सरी कर दिया जाएगा, वहाँ ह्यूमन राइट कमीशन जो काफ़ी अपने आप में भी स्ट्रांग हो जाएगा और उनके रिकमेंडेशन जो फिर फॉलो किए जाने लगेंगे। सर, हमारे जो लिसनर्स हैं वो ह्यूमन राइट्स में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रैक्टिकली? लेकिन प्रैक्टिकली समाज में आपको जो भी अगर ह्यूमन राइट्स के लिए ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि वही आदमी जो कंप्लेन करे जो विक्टिम हो, एनी अदर पर्सन भी जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं और
और सबसे ह्यूमन राइट कमीशन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो ये है कि यहाँ पर जो है न तो वकील की ज़रूरत है, न तो कोर्ट फीस की ज़रूरत है, न तो पैसे की ज़रूरत है। आप एक सिंपल सादे पन्ने पर भी अगर आपने जो कंप्लेन कर दिया, चाहे वो रजिस्टर्ड किया हो, चाहे वो फिजिकली आपको ऑफिस में आके आप दे दिए हों, चाहे ईमेल कर दिए हों, उस पर इंटरटेन किया जाता है, कोर्ट एक्ट अपान होते हैं करते। तो बिना वकील के सस्ता और आसान रास्ता है ये। तो और कोई भी कर सकता, करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि जो पीड़ित हैं वही करते हैं, इसके अलावा भी अदर्स भी जो करते हैं। जो और तो हम देख रहे हैं कि समाज के कुछ जो है सामाजिक संगठन है जो बहुत जागरूक संगठन होते हैं, वो इस मुद्दे को उठाते हैं, वो कंप्लेन हम लोग यहाँ करते हैं। और स्टेट वाइड जो है कंप्लेन होते रहते हैं उन लोगों पर, जो चैलेंजिंग होते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो है चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो उसको भी हम लोग जो शॉर्ट आउट करते हैं, उसको भी हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट करके गवर्नमेंट को जो बातें करते हैं कि इस क्षेत्र में आप काम करिए और इसको आप देखिए, और गवर्नमेंट उस पर करती भी है। सर आपके कॉलेज के डेज़ कैसे थे? काफ़ी अच्छे थे। डिसिप्लिन हमारा कॉलेज जो है, अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो 8th तक की शिक्षा जो है एजुकेशन हमारी जो लखनऊ से हुई है, और यहीं सिटी मॉनिटरी स्कूल से हुई है, चौक ब्रांच से हुई है। फादर हमारे इंजीनियरिंग सेवा में थे, तो ट्रांसफरेबल जॉब था, जगह जगह जो उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। और 9 से लेकर 12 तक के हमारा जो है, हमारा एजुकेशन जो है बनारस के कॉलेज है, क्वींस कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ से जो उसके बाद फिर BA LLB हमने जो है फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया, और फिर इलाहाबाद में रह के कंपटीशन की तैयारी की। फिर बिहार जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ, फिर बिहार चले गए, फिर बिहार राज्य की सेवा किया, और आज भी बिहार राज्य की सेवा कर रहे हैं। पहले से ही वेज़ बनते चले गए कि आप इस फील्ड में जाएंगे? जुडिशरी में जाने का पहले से मोटिव था हमारा, हालांकि हमने पसंद किया था जुडिशरी में जाने के लिए। ये एक बार कोशिश किए थे कि सिविल सर्विसेज में कोशिश करें, लेकिन नहीं क्वालिफाई कर पाए। उसका फिर सेकंड हमारा ऑप्शन जुडिशरी था, तो फिर जुडिशरी में आया, क्योंकि लॉ हमारा जो है सब्जेक्ट था, और लॉ से रिलेटेड कंपटीशन होते हैं जुडिशरी के, तो इसलिए भी इसको ऑप्ट किया। और ये सर्विस हमको बहुत ही अच्छी लगी, हमको लगा कि बहुत ही इसमें हम किसी को न्याय कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपने इस करियर में रह के सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या इम्पोर्टेंट लगी, जो आपको लगता है कि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था, ये कर पाना? देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ तो है पंक्चुअलिटी और टाइम। ये दोनों चीज़ें जुडिशरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हम लोगों को जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पंक्चुअल रहिए, टाइम पर आप कोर्ट में बैठिए। यहाँ पर टाइम पर आप कोर्ट में बैठेंगे, तहाँ पर आप जो केसेस जो न्याय कर सकते हैं। पंक्चुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, और इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई। बिल्कुल। जितना पढ़िएगा उतने आपको ज्ञान मिलेगा। तो जो भी हम लोगों को सीनियर सिखाते रहे कि किसी भी जजमेंट को करने से पहले उस लॉ को, सेक्शन को जरूर पढ़ लेना। तो जहाँ हम जजमेंट देते थे और जहाँ वो उस पर आते थे, तो एक बार जरूर इसको पढ़ लेते थे, चाहे जिस दिन में रिटायर किया उस दिन तक, कि कहीं गलतियाँ न हो जाएं क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में, या कोई डिसीजंस में कि लॉ कुछ कह रहा हो और आपने कुछ कर लिया हो। और तीसरी चीज़, जुडिशरी में अगर आप एज ए जज हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको इमोशंस पर काबू रखना। आपको ट्रायल मीडिया जो होती है, जो मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल पर आपको नहीं जाना। समाज आपको क्या कह रहा है उस पर आपको नहीं जाना। रिकॉर्ड क्या कर रहा है और लॉ क्या कर रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और आजकल तो जो है मीडिया ट्रायल का ज़माना आ गया है, तो वो काफ़ी दिखता है। तो इससे भी जजेस को बचना पड़ता है। सर इस फील्ड के जो लोग हैं, इस फील्ड में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही चीज़ कि मेहनत करें और ट्रायल मीडिया के इन्फ्लुएंस में ना आए,
जैसे अभी एक जज साहिबा का केस आ रहा है जिसमें उन्होंने अपने बहू की हत्या का एलिगेशन उनके ऊपर लगा, फिर अरेस्ट भी हो गई। और दुर्भाग्य कहिए या क्या कहा जाए, जिस भोपाल के जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुआ करती थी, उसी कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया। तो ये मीडिया ट्रायल पर ध्यान नहीं देना, लॉ जो कहता है वो करना, प्रोसीजर्स कहता है वो करना है, ये किसी भी जज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अब आजकल का जो मीडिया का ज़माना होने की वजह से मीडिया ट्रायल जितना हो जा रहा है, मीडिया ट्रायल की वजह से थोड़ा सा इससे बचना पड़ेगा जजेस को। सर, जुडिशरी करियर ने आपको ऐसा क्या दिया है जो बाकी और कोई करियर नहीं दे सकता था? आपके लिए प्रीशियस क्या है? इज्जत। जितनी इज्जत हमने जुडिशरी में कमाई, हो सकता है कि हम ये नहीं कह सकते दूसरी सर्विसेज में वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन समाज में बहुत इज्जत मिली और आज भी मिलती है। समाज में आधे लोग इसीलिए जो इज्जत देना शुरू कर देते हैं कि वो जज साहब हैं और न्याय किए होंगे। और तो जुडिशरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपको निष्पक्ष न्याय देना, और जितना आप निष्पक्ष रहिएगा उतनी ही आपकी इज्जत मिलेगी आपको। पूरा समाज आपको इज्जत करता है, खाली कोर्ट ही नहीं करता है आपको, उस जिले का समाज आपको इज्जत करता है, क्योंकि आपके कार्यशैली, आपके कार्यप्रणाली जो है सब लोग देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, आपके डिसीजंस कैसे हैं, आपके जजमेंट कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। तो जज के बारे में किसी ज़माने में कहा जाता था, वो आज भी कहा जाता है कि जज की लाइफ एक विधवा औरत की तरह से होती है। उनको समाज के सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, लालच से दूर रहना चाहिए, प्रभाव से, सामाजिक प्रभाव से दूर रहना चाहिए। सर, एक मैसेज जो हमारे लिसनर्स को देना चाहते हैं आप? बस ये कहेंगे कि न्यायपालिका पे विश्वास करें। जजेज बहुत ही मेहनती होते हैं, और डिले केसेस में डिले सिर्फ इसलिए होते हैं कि नंबर ऑफ केसेज उनके पास बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, केस की जो है बहुत ज़्यादा हो गई हैं, केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए वो डिले करते हैं। हमको नहीं लगता कि कोई जज जो है इसलिए केस को डिले करता है कि उसको काम करने का मन नहीं है। मेहनत सारे जजेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस की वजह से डिले हो रहे हैं, और अब धीरे धीरे इसको जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी और जो है सरकार भी महसूस करती है कि कोशिश ये किया जाए कि त्वरित न्याय दिया जाए, और त्वरित न्याय के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है। इसी की वजह से आपकी जो लोक अदालतें बनाई गई हैं, मेडिएशन सेंटर बनाए गए हैं, इवन ह्यूमन राइट कमीशन भी इसीलिए है कि त्वरित न्याय मिल जाए, न्यायपालिका पर जो है कि जितना बोझ है वो कम हो। तो इस पर सरकार काम भी कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्दी, सस्ता, सुलभ न्याय सबको मिले। Thank you so much, sir, for चलिए, your थैंक यू। precious time and OTT on the table की तरफ से आपको बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। थैंक यू, सर। थैंक यू।